नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी जंग में अगर दुश्मन को पहले से ही कमज़ोर मान लिया जाए तो कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं, उनके इरादे जो हैं, उनका जो मकसद है वो ईरान की सरकार का तख्ता पलटना है। और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई का द एंड कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं, और वो ये भी चाह रहे हैं कि अब अमेरिका भी इस युद्ध में सामने आ जाए, यानी अमेरिका भी इस युद्ध में अब शामिल होना चाहता है। और इस बात के संकेत आज व्हाइट हाउस से तब मिले जब मिस्टर ट्रंप अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। और शायद इसीलिए ट्रंप ने कनाडा में G7 की मीटिंग छोड़ी, वापस जहाज से वॉशिंगटन आए और जहाज में उन्होंने एक बात कही कि अब सीज फायर नहीं होगा, अब युद्ध विराम की हम बात नहीं करेंगे, अब हम दी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दी एंड, अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ट्रंप मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं ईरान पर? क्या वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं? और ईरान की जो सरकार है, जिसमें खामनाई भी हैं और उनके प्रेसिडेंट भी हैं ईरान के, क्या डराने की कोशिश हो रही है? और डराने की इसलिए कोशिश हो रही है क्योंकि अंदर ही अंदर, चाहे वो CIA हो, चाहे वो मोसाद हो, चाहे वो तेल अवीव की हुकूमत हो, या फिर वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस का दफ्तर मिस्टर ट्रंप का, सबको ये एहसास होने लगा है कि ईरान की जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, और खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको ना अमेरिका रोक पा रहा है, ना इजराइल रोक पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो मिसाइल अटैक है, ये धीरे 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 इजराइल को खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो ईरान पिछले 30-35 बरसों से पूरा मुल्क जिस तरह से मिसाइल पर, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी पर जिस तरह से रिसर्च कर रहा था, और जिस तरह से ईरान ने फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की, जो साउंड की, ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है, जिसको अमेरिका रोक नहीं पा रहा, एयर डिफेंस सिस्टम, क्या ईरान के पास अभी और भी बड़ा जखीरा है? क्या जो फतेह मिसाइल है ये सिर्फ ट्रेलर है? असली पिक्चर अभी बाकी है। जब अमेरिका जंग में शामिल होगा, असली हथियार, असली टेक्नोलॉजी ईरान की हम तब देखेंगे। और क्या ये युद्ध बड़ा होने जा रहा है या ये युद्ध रुकने जा रहा है? उधर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं सरकार के, अली खामनेई ने कहा है, बल्कि मैं यूं कहूं फिर से दोहराया है कि अब युद्ध में पीछे हटने का सवाल नहीं है। अब ईरान की फौज, ईरान की मिसाइल, ईरान की पूरी सरकार अब पीछे नहीं हट सकती। अब इस युद्ध को लॉजिकल एंड तक ले जाना है। अब इसका द एंड हम करेंगे। एक और बात उन्होंने कही, खामनेई ने, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध के मैदान में उतरता है तो मिसाइल का रुख सिर्फ तेल अवीव नहीं होगा, मिसाइल का रुख वॉशिंगटन की तरफ भी होगा। हम हमला अमेरिका पर भी करेंगे। अब दोस्तों, आज छठे दिन, युद्ध के छठे दिन भी दोनों तरफ से ज़बरदस्त हमला हुआ। इजराइल ने भी हमला किया तेहरान पर, ईरान के कई ठिकानों पर, सैनिक ठिकानों पर। उधर ईरान की जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसने मोसाद के दफ्तर, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर कह रहे हैं लोग, उसको भी निशाना साधने की कोशिश करी और कई इमारतें गिराई भी, डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड। काफ़ी बड़ा नुकसान ईरान ने किया है, ऐसा नुकसान जो इजराइल के लोग पहली बार देख रहे हैं कई दशकों में। तो ये जो जंग है अभी भी जारी है। किसका पलड़ा भारी होगा ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो सबसे अहम सवाल है, उसको समझने की ज़रूरत है। और सवाल वो ये है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, अगर अमेरिका शामिल होता है इस युद्ध में, तो फिर सवाल यह है कि ईरान के पास जो गोला बारूद है, ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो जखीरा है, वो जखीरा कितने दिन का है? वो जो भंडार है कितने दिन चलेगा? हफ्तों, महीनों या बरसों? वो जखीरा कितना बड़ा है, नंबर एक। और नंबर दो,
क्या ये जो हाइपरसोनिक फतह मिसाइल हम देख रहे हैं, जो कहर बरपा रही है इजराइल पर, जिसको रोक नहीं पा रहा है आयरन डोम, क्या ये जो मिसाइल है ये सिर्फ ट्रेलर है? इससे बड़े और इससे खतरनाक हथियार अभी ईरान ने निकाले ही नहीं हैं अपने तोपखाने से, और क्या अमेरिका का इंतज़ार हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? आगे क्या होने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, इस मुश्किल सवाल की तह में जाने के लिए आज दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। मुंबई से जुड़ रहे हैं फिरोज़ साहब जुड़ रहे हैं, और पिछले आप कह सकते हैं 25-30 वर्षों से फिरोज़ साहब ईरान में भी रहे, मिडिल ईस्ट में भी रहे, और जो वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर एक गहरी रिसर्च उन्होंने की है। उनको सुनिएगा। इसके अलावा हमारे साथ एम.ए. काज़मी साहब होंगे, और काज़मी साहब आज आपको खुद बताएंगे कि वो पिछले कुछ वर्षों में 30 बार 30 टाइम्स ईरान गए, और यही नहीं, मिडिल ईस्ट का चप्पा चप्पा उन्होंने छाना है। उनकी भी मौके से रिपोर्ट ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो भीतर के कई सवाल जो वेस्टर्न मीडिया ने, BBC ने, CNN ने, ऐसी मीडिया ने जो सवालों को दबा रखा है, उन सवालों के जवाब देने आज हमारे दो खास मेहमान देने जा रहे हैं। काज़मी साहब, भाई आप तो 24/7 मोड में मिडिल ईस्ट देख रहे हैं। आज जो डेवलपमेंट हुआ है कि ट्रंप साहब G7 की मीटिंग छोड़कर आते हैं, मोदी से बिना मिले वापस लौटते हैं, वापस लौटकर वो एक इमरजेंसी बैठक करते हैं अपने राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, बड़ा फैसला लेने की बात करते हैं। और जब वो लौट रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे विमान में पूछा कि साहब क्या इरादे क्या हैं आपके ईरान को लेकर? उन्होंने कहा कि हम इस पिक्चर का द एंड करना चाहते हैं, नो सीज फायर, ओनली द एंड। अब ये जो दी एंड उन्होंने बोला है कि पिक्चर ही खत्म करना चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर खामेनेई, क्या उनके खात्मे की बात हो रही है? क्या वो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, और क्या ये मुमकिन है काज़मी साहब? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वाकई ऐसा कुछ होता है तो अभी नहीं संभाल पा रहा है अमेरिका और इजराइल, उसके बाद क्या होगा वो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े पॉपुलर लीडर के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान कितना उबलेगा और कितना क्या क्या रिएक्शन होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो G7 छोड़ करके आए हैं वो सिर्फ इसलिए छोड़ करके नहीं आए कि उन्होंने जंगबंदी की बात को वहां एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि उनको तन्हाई महसूस हुई, वो अकेले पड़ गए, और वो जो बात कह रहे हैं जंग को आगे बढ़ाने की, वो उसके लिए यूरोप के मुल्क भी और उनके जो पुराने साथी हैं वो भी तैयार नहीं है। तो उनके, आपने देखा अब से पहले भी जब पिछले दौर में एक कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद सिंगापुर में हुई थी, मुझे याद पड़ता है, वो जल्दी से छोड़ करके भागे थे। तो ये एक अजीब किस्म का लीडर है जो एक मिनट में कुछ कहता है और दूसरे मिनट में कुछ कहता है। एक ही मिनट में ये कहता है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूं। आज ही की ताजा खबर है कि वो विटकॉफ को और एक और जिम्मेदार को कह रहे हैं कि ईरान से बात करो और एक हफ्ते के अंदर अंदर बात करो, अब्बास अराक्ची से बात करो। तो ये बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं अगर ये खात्मा कर लेंगे। एक और खबर आई है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम इजराइल कैंट्स है, उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई का अंजाम वो होगा जो सद्दाम हुसैन का हुआ है। ये कमाल ये है कि ये तमाम रियलिटीज या तो जानते नहीं है या ये जाहिर करते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो भी गलती पे हैं, और अगर जानते हुए ऐसा करते हैं तो भी गलती पर हैं। लेकिन मैं जरा फिरोज भाई के पास आ रहा हूँ। फिरोज साहब, आप तो तेहरान को हथेली की तरह जानते हो, और ईरान हो या फिर फिलिस्तीन हो या इराक हो, उस एरिया से आप बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं, समझते हैं उस एरिया को। ये जो बार बार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि तुरंत तेहरान छोड़ दी, यानी तेहरान के जो बाशिंदे हैं, वहां जो लोग रहते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप तुरंत तेहरान को छोड़िए 24 घंटे के अंदर, क्योंकि हमारे इरादे अब बहुत बड़े होने वाले। तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप पर हमले का इरादा है, या आपको ये साइकोलॉजिकल वॉर लगता है और इजराइल ये साइकोलॉजिकल वॉर करता चला आया है? ये साइकोलॉजिकल वॉर है, मनोवैज्ञानिक दबाव है,
या फिर हकीकत है कि वाकई कुछ बड़ा होने वाला है ईरान पर? नहीं, बड़ा तो होने की गुंजाइश तो है। साइकोलॉजिकल वॉर है। एक जगह पे नेतन्याहू बोल रहा है कि तुम लोग तेहरान खाली करो, दूसरी जगह पे नेतन्याहू बोल रहा है कि इजराइल से कोई भी आगे निकल नहीं सकता, इसने एयरपोर्ट बंद कर दिए। क्योंकि रियलिटी है कि इतना साइकोलॉजिकल दबाव ईरान का पड़ गया इजराइल पे कि अगर नेतन्याहू ने एयरपोर्ट को खोल दिया तो 2 हफ्ते के अंदर 2 to 3 मिलियन पीपल एट द मिनिमम खाली हो जाएंगे, इजराइल खाली हो जाएगा, आधा ही ओके, आबादी भाग जाएगी। यस, मतलब आप कह रहे हैं कि यस, जितने यहूदी हैं, जितने सपोर्टर हैं नेतन्याहू के, सब इजराइल खाली कर देंगे? वो रियलिटी है। मैं आपको नाम दे सकता हूँ एलोन मिजराई का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जूइश लिबरल है, जो लिखते रहते रेजिम के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट इजराइल का कि एयरपोर्ट बंद है, आप बाहर नहीं जा सकते। तो लोग भाग रहे हैं बोटों से, दे आर टेकिंग स्मॉल शिप्स, बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, और वहां से साइप्रस भाग रहे हैं, हाइफा से साइप्रस। रियलिटी है कि ये हर बार हुआ है कि, और इस बार बहुत कुछ हो गया है कि ईरान की ताकत देखकर वहां की अवाम भागना चाहती है। तो एक जगह पे तेहरान को आप धमकी दे रहे हैं, मगर रियलिटी है कि आपने अगर एयरपोर्ट खोल लिया कि आधी जी आपकी देश खत्म हो जाएगी। ओके, जी। मैं जरा काजमी साहब आपके पास आ रहा हूँ, मैं फिर वही उसी सवाल पे आ रहा हूँ। जिस तरह ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो झगड़ा है, और इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल का, या इजराइल का और ईरान का, इस झगड़े को मैं फाइनली खत्म करना चाहता हूं, फाइनली एंड करना चाहता हूं। ये जो फाइनल रिजोल्यूशन की बात हो रही है कि सारा हिसाब किताब कर देंगे 24 घंटे में या 48 घंटे में, ये हिसाब किताब क्या है? मतलब ईरान को कोई छूट दे देंगे, या ईरान के टर्म्स एंड कंडीशन पे मान जाएंगे, या वहां पर हुकूमत बदल देंगे, या हुकूमत को मार देंगे, या तेहरान को तबाह कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो सकता है जो ईरान को मंजूर हो? ऐसा क्या इशारा कर रहे हैं ट्रंप कि 48 घंटे के अंदर में या 2 दिन के अंदर में ये सारा मसला ही खत्म कर देंगे? ये क्या बात है, आपको क्या लग रहा है? देखिए देखिए, ट्रंप साहब की ये आदत खराब है। अब से पहले वो गाजा को खाली करने की बात कह चुके हैं, वहां पे रिवेरा बनाने की बात कह चुके हैं, और 24 घंटे भी नहीं लगे थे कि उन्होंने अपना बयान बदल दिया था। यानी वो जगह जहां ऑलरेडी इजरायली फौजें मौजूद हैं, उनके हिसाब से गाजा पूरा तबाह हो चुका है, उसको उस जगह खाली करके रिवेरा बना देंगे, तमाम फिलिस्तीनियों को निकाल देंगे। 24 घंटा भी नहीं लगा कि उन्हें अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ा, और आज भी उनका स्टेटमेंट बदला हुआ है। अब ये ईरान को इस तरह का चैलेंज करके, देखिए 8 साल की जंग लड़ी है ईरान इराक वाली जंग, और वो बिल्कुल शुरुआती दौर में लड़ी है जब इनकलाब कामयाब हुआ था। अब इतने लंबे दौर के बाद में वो हर तरह से मजबूत है, वो छोड़ करके जाने वाले नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब जंग शुरू हुई तो गाजा जाना चाहते थे बहुत से ईरानी, बहुत से लोगों ने अपने नाम लिखवाए थे लाखों की तादाद में कि गाजा में हम जाकर के हमास के साथ लड़ना चाहते हैं। हुकूमत ने नहीं जाने दिया, तो वहां के लोग ये तेहरान छोड़ करके भाग के चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ये धमकियां दे सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें इस बात का अंदाज नहीं है कि उनके बेसिस इस इलाके में हैं? वो जो सिटिंग डक्स, जो हजारों की तादाद में उनके फौजी मौजूद हैं इस इलाके में, अगर अगर ईरान ने ये तय कर लिया, उन्होंने बाकायदा अपने हथियार तैयार रखे हैं, डायरेक्शन लगा करके मिसाइल तैयार हैं। मैं तेहरान से अक्सर बात करता हूं, जर्नलिस्ट से इंटरव्यू करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, और मैंने कम से कम 30 सफर किए हैं ईरान के। जो अब 30 बार गया? ओके, मैंने वहां के मीडिया के लिए भी काम किया है इंडिया में रहते हुए, और इराक वार 2003 कवर किए जो दूरदर्शन पर प्रोग्राम था। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि ईरान वो ताकत या वो मुल्क नहीं है जो इनकी धमकी में आ जाएगा और वो तेहरान छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, और अपने लीडर को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो 3-4 चीजें इन्होंने बताई, अभी और कुछ इनसे पूछूंगा। मेरा फिरोज साहब के पास आ रहा हूँ। फिरोज साहब, ये बताइए कि भाई इजराइल और अमेरिका अगर हमले बढ़ाते हैं तो क्या ईरान के पास वो मिलिट्री और मिसाइल पावर है कि वो मुंहतोड़ जवाब दे, नंबर 1? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल शिकस्त दे दे और ईरान जो है थक हार के सीज फायर कर ले? क्या ईरान सीज फायर करेगा, युद्ध विराम करेगा? क्या ईरान झुकेगा, या फिर इसको
लॉजिकल एंड तक पहुंचाएगा? इस जंग को खत्म ईरान ही करेगा? एकदम बात सही है, ईरान ही करेगा, क्योंकि ईरान की जो तैयारी 1980 से है, वो जो 8 साल की जंग हुई, उसके बाद उनकी तैयारी है अमेरिका के साथ लड़ाई की। तो 40 साल से वो लड़ाई की तैयारी कर रहा है, तो उसको पता था ये दिन आने वाला है। तो उसकी तैयारी इसराइल को लेकर नहीं, इसराइल उसके लिए बहुत छोटी बात है जो 4 दिन में दिख गया। उसकी तैयारी तो अमेरिका को लेकर है। दूसरी ये जो बात है कि अमेरिका अगर डायरेक्टली आ गया, अभी पता नहीं आएगा कि नहीं, अभी चलिए मान कुछ लीजिए साल बाद अमेरिका शामिल हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूं, तब क्या होगा? जी रेड सी बंद हो जाएगा, तेल का दाम $100 है, वो $300 पर बैरल हो जाएगा। ट्रम्प की पूरी इकोनॉमी का प्लान जो है अमेरिका को उठाने का, वो अकेले अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, और वो लोग हमारी तरह नहीं जी सकते। वी आर यूज्ड टू लिविंग इकोनॉमिक हार्डशिप्स, वो लोग नहीं जी सकते। ओके काजमी साहब, भाई 30 बार आप कह रहे हैं कि 30 बार लोग 2 बार नहीं जा पाते मुल्क कहीं दूसरे मुल्क में, आप 30 बार गए हैं और वहां पर आपने इतनी जबरदस्त स्टडी ईरान में करी है। आप वहां के मिलिट्री लीडरशिप से मिले हैं, पत्रकारों से मिले हैं, वहां के लोगों से मिले हैं, वहां के इंटेलेक्चुअल से मिले हैं, वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले। मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान में आपसे बेहतर जानकारी फिर किसी के पास नहीं, ये मैं कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। ये मुझे बताइए कि जो इजराइल कह रहा है कि ईरान का गोला बारूद 15 दिन में खत्म हो जाएगा, खलास हो जाएगा, खत्म सारी मिसाइल हाइपरसोनिक, ये बात कितनी सही है? क्या हाइपरसोनिक मिसाइल या जो बड़े बड़े असलहे हम देख रहे हैं, जो हम तेल अवीव में जो जिससे काफी तबाही भी हो रही, क्या ईरान का असलहा बारूद गोला बारूद 15 दिन में खत्म हो जाएगा, या ये लड़ाई ईरान एक लंबे वक्त तक लड़ सकता है? ये मुझे अंदर की बात बताइए, मिलिट्री पावर की बात बताइए, जखीरे की बात बताइए, गोला बारूद कितना है साहब? मैं यकीन से कहता हूं कि वो बरसों लड़ सकते हैं, बरसों। और उन्होंने जमीन के नीचे जो शहर बसा रखे हैं पूरे पूरे। और जब जंग शुरू नहीं हुई थी तब ईरान के कमांडर ने कहा था कि हमने अभी एक शहर दिखाया दुनिया को जो मिसाइल सिटी के नाम से, जो जमीन के नीचे है। ऐसा अगर हर फ्राइडे, यानी फ्राइडे वहां वीकेंड होता है, हर फ्राइडे को अगर एक हम दिखाएंगे तो 2 साल लगेंगे। और एक साल में 52-53 हफ्ते होते हैं, 100 से ज्यादा तो सिर्फ ये हो गए। उसके अलावा कितनी तैयारियां हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां हैं। अच्छा काजमी साहब, मैं अभी फिरोज भाई के पास आ रहा हूं, एक बात और बता दीजिए, और मैं चाहूंगा बड़े दिल से ये आपका जवाब आना चाहिए। अगर भारत के जो रिश्ते ईरान से रहे हैं, बड़े हम सुनते हैं बड़े रूहानी रिश्ते हैं, बड़े पुराने रिश्ते हैं, हम ये भी सुनते हैं कि साहब वो जो खोमेनी साहब थे जिन्होंने रिलीजियस रूल वहां पर शुरू किया, रिवॉल्यूशन लेके, वो भी उत्तर प्रदेश के ही थे, अवध के ही थे। अगर इस तरह के रिश्ते हैं, क्या अगर हिंदुस्तान चाह जाए तो ये जंग रोक सकता है? क्या अमेरिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत हो सकता है? ये मुझे बताइए। और क्या भारत की बात पर ईरान एतबार करेगा? ईरान कितनी इज्जत और एहतराम हिंदुस्तान का करता है, ये बताइए। बिल्कुल यकीनी तौर पर, बिल्कुल यकीनी तौर पर। और बिल्कुल ताजा वाकया मैं याद दिलाता हूं कि ईरान ने अभी पिछले दिनों जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट कर सकते हैं। और ईरान का फॉरेन मिनिस्टर भारत आया भी था उन दिनों, अब्बास अराक्ची। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भी कोई रोल अदा किया था इसमें। ट्रंप ने तो अपने अंदाज में उसको पब्लिसिटी ले ली, लेकिन ईरान का भी कोई रोल था। मैं समझता हूं कि वो जरूर वेलकम करेगा अगर भारत इसमें संजीदगी से और नेक नियति से अपनी बात आगे रखे। फिरोज साहब, आप तो भाई काफी समय आपने जो है वहां गल्फ में गुजारा है और सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देखा है। मोदी जी, चलिए ठीक है, उनका एक डिफरेंट अप्रोच है। अगर मिस्टर वाजपेयी होते या इंदिरा गांधी होते, तो क्या आपको लगता है कि आज भारत का बहुत बड़ा रोल होता इस जंग में और भारत जंग रुकवा सकता था, वाकई रुकवा सकता था? ऐसा नहीं, आपको सवाल लगता नहीं है? है, सवाल ही नहीं है। अगर अटल जी भी होते तो एक बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय हमारी होती ही। इंदिरा गांधी तो होते तो कोई सवाल ही नहीं आता। उनका इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या था हम लोग जानते हैं। आज पहले से ज्यादा कदर इंदिरा गांधी को कर रहे हैं और लोग उनको याद करें। मगर अटल जी में भी वो एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी कि वो कर ले जाते। मगर आज क्योंकि भारत ने जो भूमिका ली है यूनाइटेड नेशंस में, जब हम लोग ने एब्सटेन किया है नरसंहार के खिलाफ, वो हमारी बहुत बड़ी हिट विकेट हुई है। वी हैव लॉस्ट स्पेस इन दैट। ग्लोबल साउथ में वी आर अभी लूजिंग स्पेस। बड़ी एंड बात आपने कही, आपने कहा कि जो शंघाई कहीं ना कहीं कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने जो
हम लोग ने नहीं समर्थन किया एससीओ के स्टेटमेंट का, इजराइल को क्रिटिक करते हुए, कंडेम करते हुए ऑन द अटैक ऑन ईरान, तो हम लोग ने एक्चुअली हमारी स्पेस गवा दी है। ये बहुत ही एक लास्ट पुअर क्वेश्चन डिप्लोमेसी है। फिरोज साहब, लास्ट क्वेश्चन ठीक है। और थोड़ा एक ब्लंट आंसर चाहता हूं आप दोनों से। क्या आपको लग रहा है कि ये जो युद्ध है महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए? ऐसा लगता है आपको अगर ये जंग बढ़ी? मुझे दीपक जी और आई थिंक काजमी साहब इज ऑल्सो ऑन द सेम पेज। हम दोनों को पता है कि दुनिया का इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा उसका केंद्र फिलिस्तीन होगा। ये हमको पता था, मुझे 1990 से पता था, जब मैं 27-30 साल का था, क्योंकि मैं वहां की पॉलिटिक्स को तब से फॉलो कर रहा था, बाइबल को भी कर रहा था, क्रिश्चियन जाइनिज्म को स्टडी कर रहा था, तो मैं बहुत सारी चीजें समझ गया था। केंद्र बिंदु जेरूसलम है, केंद्र बिंदु फिलिस्तीन है, जिसके बुनियाद पे पूरी वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है। ओके, मैंने बार बार बोला है कि दुनिया का सेंट्रल जियोपॉलिटिकल इशू ऑफ आवर टाइम्स है फिलिस्तीन, इसको सॉल्व करो। मगर ना अमेरिका सॉल्व करना चाहता है, ट्रम्प तो नहीं करना चाहता, क्योंकि ट्रम्प का जो एम्बेसडर है टू इजराइल, उसने बोला कि फिलिस्तीन को यहाँ भूल जाओ, कहीं मुस्लिम कंट्री में जाके बसा लो। आज भी वो लोग वही बोल रहे, 2 स्टेट सॉल्यूशन, वो सब भूल जाओ, इनको निकालो यहाँ से। तो अमेरिका का कोई ओके, इरादा नहीं है, नेतन्याहू का तो कोई भी इरादा नहीं है। और आज नेतन्याहू ने पता नहीं कौन सी मिस जजमेंट की है कि उसने ईरान पर आक्रमण कर लिया है, या वो हमास को नहीं हरा पाया 18 महीने से गाजा में, अभी जाके उसने ईरान पे हाथ डाल दिया, और उससे उसकी गॉट इट, बहुत ही गॉट इट। बुरी कंडीशन हुई। बट वी आर हेडिंग फॉर बड़ी वर्ल्ड बात वॉर 3 इफ इट इज नॉट ओके। रिजॉल्व्ड। यस। मिस्टर फिरोज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, इनका एक मिस कैलकुलेशन था, जजमेंट ऑफ एरर था, और उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया, गलत नंबर डायल किया जब ईरान पर हमला किया, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये युद्ध बढ़ा, ये युद्ध एस्केलेट हुआ, तो फिर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है। काजमी साहब, अगर ये युद्ध नहीं रोका गया, जो भी वजह हो, आपको लगता है कि फिर वाकई कयामत आने वाली है, वर्ल्ड वॉर हो सकता है? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, यकीनी तौर पर जंग बढ़ सकती है अगर नेतन्याहू और ट्रंप इसी तरह से पागलपन की बातें करते रहे। जंग बढ़ाने की अगर बातें करते रहे तो यकीनी तौर पर एस्केलेट होगा, और ईरान अपने कदम पीछे हटाने वाला नहीं है। उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को अपने इस्लामी इनकलाब से सीधे जोड़ करके बताया है कि हमारे साइंसदान, हमारे पढ़े लिखे लोग, जो हम कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, हम उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। अगर इतना खुद इजराइल और अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको बीच बीच में ट्रंप साहब कहते रहे हैं कि वो अपने पीसफुल पर्पस के लिए रख सकते हैं एनरिचमेंट, और बाद में कह देते हैं कि नहीं, तो अगर वो पागलपन जारी रहा तो बड़ी जंग होगी, और ईरान के पास भी लंबी जंग की तैयारी है। ईरान के पास लंबी जंग की तैयारी है, और दोनों ही पैनलिस्ट पिछले 30-35 वर्षों से हथेली की तरह ईरान को जानते हैं, गल्फ को जानते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हैं, इक्वेशन को समझते हैं। दोनों का मानना है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका, अगर इस जंग में कोई दखल नहीं देती दुनिया, तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकता, कयामत के दिन आ सकते। और एक बात जो निकल के आती है आज की बातचीत में, कि ईरान झुकने वाला नहीं, ईरान नहीं झुकेगा। उधर इजराइल और ट्रंप जिस तरह से तेहरान को खाली कराकर बड़े हमले की फिराक में, कि दोस्तों कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मुझे ऐसा लगता है कि महायुद्ध की तरफ ये बढ़ता हुआ सीन है। एक जो अच्छी बात फिरोज साहब और काजमी साहब ने कही कि दरअसल भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो दोनों मुल्कों के साथ बातचीत में, वरना बाकी सब ने एक ही तरफ स्टैंड ले रखा है, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका, वो इजराइल के साथ खड़े हैं, और अगर आप रशिया और चाइना को देखें तो ईरान के साथ खड़े हो। ऐसे मुल्क नहीं है जिनकी दोनों से राबका साबका हो, सिर्फ हिंदुस्तान है। और तो फिरोज साहब ने तो आगे बढ़ के कह दिया कि अगर वाजपेयी साहब होते तो इस मौके का फायदा जरूर उठाते कहीं ना कहीं, और हिंदुस्तान जो है वो वाकई विश्व गुरु इस वक्त होता, उस स्थिति में होता। फिरोज साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। काजमी साहब आप आए, तमाम जानकारियां आपने दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।